नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज की खास खबर या यूं कहे खास बहस में हम चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर बिहार में हो क्या रहा है। राज्यपाल गए लालू के यहाँ तो सवाल खड़े होने लगा कि कुछ चल तो नहीं रहा है। हालांकि आज राज्यपाल ने कहा 1975 से हमारी मित्रता है, क्या मैं उस शहर में आऊं तो अपने मित्र से ना मिलूं क्या? हर मुलाकात को आप राजनीति के चश्मे से क्यों देखते? तेजस्वी ने कह दिया कि मीडिया को टहलाने के लिए बोल देते हैं, मेरा स्टैंड क्लियर है। महेश्वर हजारी कह रहे हैं कि राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। मतलब सियासत जोरों पर है। और कहने वाले कह रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद बिहार में खेला होगा। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूं। जहां तक मुझे समझ है, बिहार की राजनीति को अभी फिलहाल ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। लेकिन दिल्ली में बैठे पत्रकार या बहुत सारे पत्रकार हैं जो इस बात को लेकर सहमत हैं या कॉन्फिडेंट हैं कि बिहार में खेला होगा। उसी में एक अभिषेक जी भी हैं। हम सीधे चलते हैं दिल्ली। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या वाकई में खेला होने वाला है? क्या मानते हैं आप लोग तो एकदम मान रहे हैं कि कुछ न कुछ होगा। देखिए, नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिटवीन द लाइंस चीजों को डिकोड करना। तो बिटवीन द लाइंस जब आप डिकोड करने चलते हैं तो 3-4 बातें सामने आती है। भूल जाइए कि गवर्नर किससे मिले किससे नहीं मिले, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अमित शाह के टीवी इंटरव्यू के बाद, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर चुनाव के बाद नीतीश कुमार का सिंधेकरण तो नहीं हो जाएगा, इस सवाल को लेकर अमित शाह ने गोलमोल जवाब दे दिया। वहां से बात शुरू हुई और बाबा साहब वाले विवाद तक पहुंच गई। फिर उसके बाद 2-2.5 सालों में आपने देखा कि पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पंच रत्नों में से बिना किसी को लिए किसी दौरे पर चले गए, और वो इधर उधर नहीं, दिल्ली गए। पंच रत्नों की बात करें तो खुलकर नाम नहीं लेते हैं। पंच रत्नों में गिने जाते हैं संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, रिटायर्ड आईएएस दीपक कुमार और ललन सिंह। मैंने पहली बार नीतीश कुमार को देखा कि पिछले 2-2.5 सालों में जब इन पांचों में से कोई उनके इर्द गिर्द नहीं है, और वो बड़े दौरे पर गए। मनमोहन सिंह के परिवार से मिले, शोक संवेदना व्यक्त की, और वहां से जो जानकारी मिली कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता प्रियंका गांधी, यदि खबरों पर यकीन करें तो प्रियंका गांधी और सलमान खुर्शीद भी उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे। अब उसके बाद देखिए, बिहार में राज्यपाल बदले गए। नीतीश कुमार अपने शेड्यूल को कट शॉर्ट करके दिल्ली से अचानक पटना लौटे। राज्यपाल भी पटना पहुंच गए। राज्यपाल घूम रहे हैं, कहीं किसी से मिल रहे हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो एक तथ्यात्मक सुधार हम कर देना चाहते हैं कि राज्यपाल नीतीश कुमार के पटना पहुंचने से पहले पहुंच चुके थे। जी हाँ, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जो जिन 5 रत्नों की बात किए थे, मनमोहन सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि पहले से निर्धारित कार्यक्रम था कि 10 दिन में कभी जाके वो अचानक हुआ। लेकिन एक बात जरूर महत्वपूर्ण है कि हर तस्वीरें जारी होती थी। जब नीतीश कुमार कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो तस्वीर जारी होती है। लेकिन मनमोहन सिंह के परिवार से उनकी मुलाकात हुई, एक भी तस्वीर मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में नीतीश कुमार नहीं गए थे, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद वो सैफई गए थे। बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर से सीधे सैफई गए थे और वहां पर शोक संवेदना व्यक्त कर वापस लौटे थे। और वहां से बाकायदा तस्वीरें आई थी, घर पे बैठे हुए परिवार के लोगों के साथ, और सपा के लोग भी थे, वहां से तस्वीरें आई थी। और नीतीश कुमार आमतौर पर बेहद मिलनसार और अच्छे आदमी माने जाते हैं। निजी आचार व्यवहार के मामले में तो सभी कहते हैं कि नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। मैंने खुद एक बार देखा है कि नीतीश कुमार, मैं किसी के साथ गया था और नीतीश कुमार बकायदा पोर्टिको तक गाड़ी तक छोड़ने आए थे। ये बात 2011 के आसपास की मैं आपको बता रहा हूं, जब वो एनडीए के ही मुख्यमंत्री थे। तब चर्चा शुरू हुई थी कि नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। 11-12 की बात होगी। तो नीतीश कुमार आचार व्यवहार में दूसरे तरह के सोच के आदमी है, ये बात सभी जानते हैं। फोटो जारी नहीं होने और अमित शाह के बयान पर नीरज कुमार की प्रतिक्रिया के बाद चीजें अलग तरीके से चलने लगी। अब इसी दरमियान देखिए चीजें और कैसे तय होती है।
एक बात तो आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत पुरानी ड्रीम है कि पाटलिपुत्र में उसका अपना मुख्यमंत्री। सुशील कुमार मोदी को इसीलिए हटाया गया। 4 डिप्टी सीएम को ट्राई किया गया, 2 पिछली बार, पहली किस्त में 2, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, और सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी 2। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो 2 आए वो अभी किधर है मैं नहीं जानता, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो 2 आए हैं, अब उन दोनों में एक का बयान देखिए, विजय सिन्हा का। अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री होगा। यानी वो मौजूदा मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते, मौजूदा सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते। इसका मतलब तो यही हुआ ना। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि विजय सिन्हा कहेंगे कि उनके बयान को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वो तो सीधे बोल रहे थे। और ये सब कब हुआ? दिल्ली में भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हुई, सूरज कुंड में, दिल्ली से ले जाकर सूरज कुंड में बैठक कराई गई। और उस बैठक के बाद पटना पहुंचते ही अजब अजब तरह के बयान। नवीन पटनायक के साथ नीतीश कुमार को भी भारत रत्न दिया जाए, ये गिरिराज सिंह। क्यों भाई? नवीन पटनायक की तरह आप नीतीश कुमार को भी उसी गति में पहुंचाना चाहते हैं? और नीतीश कुमार क्या सियासत के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? जो व्यक्ति अकेले दिल्ली जा सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं, वो इतने कच्चे खिलाड़ी हैं जो अंबेडकर की फोटो जारी करनी है तो केसरिया जाकर वहां से आधी रात को फोटो फ्रेम बनवाकर पीछे से कोई आदमी लाता है, नमन करते हुए सोशल मीडिया में फोटो जारी करते हैं, साफ संदेश देते हैं कि अंबेडकर के मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है। और राजनीतिक तौर पर चिकोटी किसे काटते हैं वो भी आप जानते हैं, उस फुटेज के माध्यम से। देखी होगी आपने वो फुटेज, जिस ढंग से जेडीयू के हर हैंडल से जारी किया गया उसको। अब आगे देखिए, दिल्ली के कोर ग्रुप की बैठक के बाद ही अटल जी को श्रद्धांजलि और अपना सीएम वाली बात विजय सिन्हा ने कही, और नवीन पटनायक के साथ साथ नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग गिरिराज सिंह ने कही। अब इसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के दिमाग में ब्लूप्रिंट क्या है, बीजेपी का एजेंडा क्या है। नीतीश कुमार को इस ढंग से किनारे लगाना चाहते हैं जिसमें हो हल्ला ना हो। पहली चीज, जैसे नवीन पटनायक को लगा दिया गया, आपने देखा, साथ में नहीं थे। एक चीज बताइए, नहीं, हमको एक चीज बताइए, इसमें जितनी बातें आप कहें, राज्यपाल क्यों बदला गया? देखिए, राज्यपाल बदलने वाली बात को मैं बहुत तवज्जो नहीं देता, इसलिए नहीं देता, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं, तो राज्यपाल क्यों बदला गया ये बताइए। राज्यपाल, पुराने राज्यपाल के साथ नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, पहली बात। बदले गए, 2 महीने से मुलाकात नहीं हो रही थी, सारे वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट रुका हुआ था। भाई तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज्यपाल बदलने वाली बात को मैं इसलिए तवज्जो नहीं देता, क्योंकि मान लीजिए, जो बिहार में कहते हैं ना, आप भी कई बार थम लगाते, खेला होबे का। तो खेला होबे यदि, तो जरूरी नहीं कि पहले जिस तरह से खेला हुआ इस बार भी उसी तरह से हो। पहले तो खेला हुआ, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, 17 में भी, 22 में भी और 24 में भी आपने देखा, इस्तीफा दिया और फिर से शपथ लिया। खेला होने का मोडस ऑपरेंडी 2013 की 17 जून वाला भी तो हो सकता है कि मंत्रियों को बर्खास्त किया और फ्लोर टेस्ट हासिल किया। नीतीश कुमार क्यों छोड़ना चाहेंगे? ये कोई देखिए, क्यों छोड़ना चाहेंगे, हाँ, क्यों छोड़ना चाहेंगे, अब इस पर है क्या, अगर आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ जाते हैं तो वहां तो और इतनी पार्टी है जिनको सीट नहीं मिलेगा। यहां पर 80, देखिए 80+ जेडीयू के लोग खुलकर कह रहे हैं वो जीतना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि 80+ ये जीतना तो चाहते हैं, लेकिन 80+ जीतने के लिए अभी जाति जनगणना के बाद वाली जो बिहार है, उसमें बीजेपी का पॉलिटिकल स्पेस बहुत श्रिंक हुआ है। अगर नीतीश कुमार ने डिच कर दिया तो 53 सीट जो 15 में आई थी उसके लायक बीजेपी नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर 53 के लायक वो नहीं है, अगर वो 30, 32 या 28 के लायक है, तो स्वाभाविक है कि जेडीयू भी 71 के लायक नहीं है, वो 80 पार के लायक 100 सीट पर लड़कर भी राजद के साथ है। ये सवाल आ जाएगा भाई? कैसे 71 आ गया था? कैसे 71 आ गया था? जब 2015 में जब नीतीश कुमार पूरे हाइट पर थे, तब तो घट गए थे लालू यादव से। अब कहां वो राजद के साथ घट गए थे तो भाजपा भी तो 35% वोट लाई थी, एनडीए भी तो 35% वोट लाया था, सीटें भले नहीं आई थी, तब नरेंद्र मोदी का जलवा था। अब नरेंद्र मोदी क्या है, जेम्स एंडरसन है कि 700 विकेट लेने के लिए किसी तरह से टेस्ट मैच खेल रहे हैं 42 साल की उम्र में। अब नरेंद्र मोदी वही है, अब वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो नरेंद्र मोदी के नाम से 35% वोट आ रहा था। अभिषेक जी, वही नरेंद्र मोदी ने अभी हरियाणा में सिक्सर मारा है, वही नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में
धूल देखिए चटा दिया। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जब एसवाई कुरैशी जो कह रहे हैं, तो हम देखिए मैं संदेहवादी व्यक्ति हूँ, मनुष्य को संदेहवादी होना चाहिए। झारखंड में इलेक्शन कमीशन का डेटा रियल टाइम होता है, मैं खुल के कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, एसवाई कुरैशी ने इंटरव्यू देकर के कहा है, रियल टाइम डेटा होता है, रियल टाइम में 1.5% का अंतर झारखंड में आता है, 12% का अंतर महाराष्ट्र में आता है। अभिषेक जी रियल टाइम बोले, इनका सब पार्टी का पोलिंग एजेंट कहाँ है? पोलिंग एजेंट कहाँ है? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करके कही कि देखिए हमारा पोलिंग एजेंट में नहीं तो बाद में लोग बैलेट से मॉक पेपर कुछ गांव में लोगों ने कराना चाहा, क्यों रोक दिया गया? नहीं वो तो नौटंकी है। आप जानते हैं कि पोलिंग नहीं आप देखिए, आप इंस्टीट्यूशन को कटघरे में खड़ा करने का बीमारी है, आप लोग करते रहिए, उस बीमारी से कुछ नहीं देखिए, महाराष्ट्र के नतीजों ने मुझे भी संदेहवादी लोगों की सूची में शामिल कर दिया है जी। एक मेरी बात, हर पॉलिटिकल पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है। मान लीजिए आपके केसरिया के बूथ पर 1200 वोट है, उसमें 800 वोट पड़ा है, 830 वोट पड़ा है, हर पोलिंग एजेंट के पास ये डाटा है ना? वहां अगर मान लीजिए कि 1100 वोट पड़ेगा, निकलेगा तो होगा ना, वो तो बूथ वाइज लिखा रहता है। अरे फॉर्म 17 तो सुबह में ही साइन करा ले रहे हैं सब, जबरिया। देखिए आप कुछ भी कहें, देखिए संदेश से हम ऊपर नहीं रख सकते। औकात है किसी नहीं देखिए संतोष जी, मशीनी व्यवस्था के बारे में आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि पहले मैं आप ही की सोच का था, महाराष्ट्र के बाद मैं उन संदेहवादी लोगों की सूची में खुद को शामिल पाता हूँ। आप अपने शामिल कर लीजिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक में आप सिस्टम में आपको भरोसा नहीं है, आप हार स्वीकार करने के तैयार नहीं है, हम तो सीधा चैलेंज देते हैं ना। डेमोक्रेटिक सिस्टम ही हमें उस सूची में खुद को शामिल करने की इजाजत देता है। कर लीजिए तब तक, जब तक किए रहिएगा इसी तरीके से हारिएगा, उससे मतलब नहीं है। सीधा सवाल मेरा ये है ना, अगर फॉर्म प्रिजाइडिंग अफसर का मतलब है कि हमारा गांव में आके फॉर्म 16 पर पहले दस्तखत कर ले, उठा के पटक के उसको करेगा तोड़ देगा सब। अजीब तरह से बात करते हैं कि आपके केसरिया में किसी को मत डाला है कि भाई कोनो प्रिजाइडिंग अफसर जो पहले दस्तखत कर लेगा। नहीं देखिए, बिहार में थोड़ा मुश्किल है ये काम, इसलिए मुश्किल है कि महाराष्ट्र में भी मुश्किल है, कैसे करा लेगा भाई? नहीं महाराष्ट्र में देखिए, जो प्रिजाइडिंग पोलिंग एजेंट अगर आपका बूथ पर नहीं है, हरियाणा में आपका पोलिंग एजेंट नहीं था, तो हारिएगा नहीं। अगर पोलिंग एजेंट नहीं रहेगा तो कुछ कर लेगा। आप अपने हार का ठिकरा ईवीएम पर मत फोड़िए। देखिए एक व्यवहारिक चीज, देखिए संतोष जी, जब आप बात कह रहे हैं कि लोग जो है कलेजा तोड़ देगा प्रिजाइडिंग अफसर का, तो एक व्यवहारिक चीज आपको बताते हैं। बिहार में घंटा भर के कॉल पर 10,000 लोग लाठी लेके खड़े हो जाएंगे, प्रिजाइडिंग अफसर को घेर लेंगे। महाराष्ट्र में पॉपुलेशन डेंसिटी 300 पर स्क्वायर किलो, बिहार का 1/4 है। पता चला 20 किलोमीटर से कोई आएगा तब तक साइन करा के ले गया। ये स्थिति मत कहिए कि महाराष्ट्र में जनघनत्व तो बहुत कम है, मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है। उन्हीं राज्यों में ये सब खेल ज्यादा हो रहा है जहां डेंसिटी कम है, जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां लाठी का डर है। अब देखिए ना, अब फिर आप तर्क देने लगे, डेंसिटी से क्या मतलब है? जहां गांव में बूथ रहेगा उसी आबादी के बगल में रहेगा ना, ऐसा आबादी में गांव के लोग आएंगे ना, गांव के लोग को तो मान लीजिए प्रशासन मैनेज कर लेगा। कैसे मैनेज करेगा? कितना मैनेज कीजिएगा भाई? कितना 1 लाख बूथ होता है, कितना बूथ मैनेज कीजिएगा? देखिए मैं इस चीज को नहीं मानता महाराष्ट्र के बाद कि मशीनें टेम्पर प्रूफ है। देखिए और एक्स्ट्रा पोलिंग नहीं हो रही है। खेल को नहीं आप लोग समझे, शरद पवार के खेल को नहीं समझे कि क्या वो खेल खेले। तो आप लोग मशीन, हाँ चलिए खैर मशीन की बात नहीं, अब सीधा हमारा ये है कि जब नीतीश कुमार के अनुसार राज्यपाल बदल जा रहा है, आपको पता है कि पिछले 1 महीना से बीजेपी का को मंत्री का फाइल नहीं नीतीश कुमार अप्रूव किया है जी। 1 महीना से कोई एक चूस शब्द बोलने की स्थिति में है। ये क्यों है? क्यों? ये जो आप बड़ी जानकारी दिए हैं कि 1 महीने से बीजेपी के किसी मंत्री की फाइल को नीतीश कुमार ने अप्रूव नहीं किया है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा साइन है कि भरोसे की कमी है। नहीं, इसका साइन ये नहीं है, इसका साइन है कि बिहार में सरकार चलेगी तो नीतीश के अनुसार चलेगी, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अमित शाह अगर बोल दिए तो अमित शाह को हरदी चुना बादशाह बुलाए हुए हैं नीतीश कुमार जी कि रास्ता बदल रहा है। जो कहिए दिलीप जायसवाल सफाई दे रहा है, सम्राट चौधरी सफाई दे रहे हैं, विजय सिन्हा जाके जैसे कल डायरी कलम करके गोड़ प्रणाम किए हैं, ये क्या है? नहीं देखिए, विजय सिन्हा तो जो भी कहे, लेकिन बिहार की परिस्थितियां यही है कि नीतीश कुमार
यहाँ रुकते हुए दिखाई नहीं देते मुझे इस एनडीए गठबंधन में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी 130 सीटें दे दे कि 130 आप लड़ लीजिए, 113 में हम सब लोग हैं, वो एक अलग परिस्थिति है कि हम पूरी तरह से नील डाउन हो गए कि आप ही सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश राजनीति के आप ही हैं, तो अलग बात है, उसमें तो कोई रुक जाएगा। नहीं तो भाई आपको क्या परिस्थिति, हम लोगों को तो कुछ परिस्थिति ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी देखिए नीतीश कुमार को अगर जाना होता है तो संकेत देता हुआ सीधा, बार बार संकेत नहीं दिए जाते ना। सुनिए, बिहार के राजनीति में अमित शाह से हमेशा नीतीश का 36 का आंकड़ा रहा है। हाँ, ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। और जब कभी अमित शाह कुछ पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं तो फिर नीतीश कुमार अपने तरीके से, पिछले बार भी जो गठबंधन टूटा, सुशील मोदी अगर रहते तो हमें नहीं लगता कि गठबंधन टूटता, और गठबंधन तोड़ के सरकार बना के भी दिखा दिया और फिर उधर से हट के इधर आके भी सरकार बना के दिखा दिया। और लोकसभा चुनाव के बाद तो बीजेपी के नेता नजर मिलाने की स्थिति में नीतीश से नहीं, तब ये सब पर्दे के पीछे से ये कर रहे हैं। तब अपना मुख्यमंत्री हो, तब नवीन पटनायक के साथ इनको भी भारत रत्न दे दिया जाए, तब ये हो रहा है कि अमित शाह टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये सब बयान, इस तरह के फैसले यहाँ पर मीडिया कॉन्क्लेव में नहीं होते। नहीं, आज हमको एक बताइए, सब कुछ आप समझ रहे हैं। नहीं, हमको अभिषेक जी बताइए, कितना दिन चुनाव बचा हुआ है बिहार का? मैक्सिमम 7-8 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। 8 महीने में आचार संहिता लगेगी। उससे पहले जो ये जो कुरफाती दिमाग का हुआ, हमको ये बताइए, नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे नहीं ना है, दोनों में फर्क है। वो परिस्थिति का सीएम था, उसको बनाना पड़ा। नीतीश कुमार कोई परिस्थिति का नहीं है। नीतीश कुमार आज माइनस चल जाए तो बीजेपी के यहाँ हवा खड़ा हो जाएगा, 2015 से भी बुरी स्थिति हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे तो किस कीमत पर रहेंगे? क्या भाजपा उन्हें 130-35 सीटें देगी? नहीं देगी, मेरे हिसाब से नहीं देगी। 100 सीट पर लड़ेंगे, क्यों चाहिए? अब वहां कौन मिला है मेडल भाई? देखिए, जो पार्टी सत्ता में है और जितने लोग, हर विधानसभा में 10 मजबूत आदमी दावेदार है लड़ने के लिए, वहां 243 कैंडिडेट की कमी नहीं होगी। आप कह रहे हैं कौन किसको देंगे टिकट? ये सब छोड़ दीजिए। उम्मीदवार मिलबे नहीं करता है, खोज के देखिए। नहीं, प्रशांत किशोर खोज पाया? प्रशांत किशोर की पार्टी पर कौन अपना इतना रुपया चुनाव में खर्चा करेगा? तो सब बात छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जो है उम्मीदवार, लालू यादव उम्मीदवार खोज नहीं पाते हैं कि जिसका अपना विधानसभा में 5,000-10,000 वोट हो। इतना देखिए, हाँ, उम्मीदवार खोजने की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने मेरे बगल की सीट पर 2015 के चुनाव में जो लगातार जीत रही थी मीना द्विवेदी, देवेंद्र दुबे की भाभी, और नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए अपना एक मजबूत स्तंभ गोविंदगंज विधानसभा सीट पर गिरा दिया और एक बड़े पत्रकार के भाई को टिकट दिया गया। वो तो सब कुछ देखा गया है। 2 बार से उन पत्रकार महोदय बड़े सम्मानित पत्रकार है, और उनके भाई जो है, उनके भाई 2 बार से अपना चुनाव हार रहे हैं। सवाल ये है कि स्थापित गणित के उलट जाके चुनाव नहीं जीता जाता, ये सच्चाई है। शिवहर में क्या हुआ आप देख लीजिए ना, चेतन आनंद गए, जीत गए। ढाका में क्या हुआ, फैसल रहमान के खिलाफ नीतीश कुमार का वोट नहीं होता तो पवन जायसवाल नहीं जीतते। मुजफ्फरपुर में देखिए, वैश्य समुदाय थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से बिदका तो मुजफ्फरपुर शहर में कांग्रेस ने विजेंद्र चौधरी को लाकर परचम लहरा दिया ना सबके सामने। मुजफ्फरपुर शहर विजेंद्र चौधरी जब लड़ता है तो सब बस देता है उनको, दिया, और आरजेडी का कोर वोटर उनके साथ जुड़ा, वो जीत गए। कहने का मतलब यह है कि वो जीत गए। तो अब ये मत कहिए कि उम्मीदवारों की कमी है। अरविंद केजरीवाल जब 2013 में चुनाव लड़ रहे थे ना, 28 सीटें मिली थी दिल्ली में, 48 दिन की सरकार बनाई थी, पोलिंग एजेंट तक बहुत जगह बूथ पर उनके नहीं थे। और जिसको टिकट दिए थे, लोग सोच भी नहीं सकता था कि ये जीत भी सकता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस मूव था, जीत गए। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, कहा किसको किसको टिकट दे करके लोग जिता के ले आए थे। आंधी चलती है, भाजपा भी उसमें बहती गंगा में हाथ धो के 86-88 सीट जीत ले गई थी वीपी सिंह की आंधी में। तो देखिए, जब सवाल यह है कि इस बार किसी की आंधी नहीं चलनी है, ये बात बिल्कुल सही है। ये ऐसा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, न मोदी लहर होगी, न नीतीश लहर होगी, न तेजस्वी लहर होगी। और जब किसी की लहर नहीं होती है तो वोटर यही देखता है कि जो चेहरा बना हुआ है, चलो वही ठीक है। तब वोटर ये नहीं देखता गठबंधन क्या है।
और चलो वही ठीक है, ये मानसिकता जब वोटर के बीच में आए कि जब तक विकल्प ना मिले तब तक किसी को कंटिन्यू रखो। जब तक अगर आपके पास मान लीजिए कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है और आपको लगता है कि स्विफ्ट से बढ़िया गाड़ी उसी के रेंज में जब तक नहीं आ रही है तब तक हम गाड़ी नहीं बदलेंगे, सेकंड हैंड में नहीं हटाएंगे, इसी को चलाते हैं। अब अभिषेक जी तो मतलब ये तो वही स्थिति वोटर की है। हाँ, नहीं तो ठीक है, तो मतलब नीतीश कुमार बदलेंगे क्या पाला इस बदलेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 125 या 130 सीटें ऑफर कर दी तो नहीं बदलेंगे, अन्यथा नीतीश कुमार को पलटने से मेरी व्यक्तिगत राय में रोकना मुश्किल है। ऐसे भी नीतीश कुमार नहीं पलटते हैं, मतलब भाजपा को पलटा देंगे, राजद को भी पलटा लेंगे। हमको एक चीज बताइए ना, अभी हमको एक चीज बताइए कि अभी नीतीश कुमार उस स्थिति में है, उनका पार्लियामेंट के सांसद सब चल जाएगा? पार्लियामेंट के सांसद मुझे लगता है कि अब एक आध लोग को छोड़ दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है। एक आध लोग अगर उधर टिक गए तो, क्योंकि पिटीशन पेंडिंग रख लेते हैं लोग, भाजपा के विरोध में होगा तो जल्दी से कर देंगे। 12 में 10 को सांसद इन्हीं के साथ रह जाएगा। मुझे लगता है 10 नहीं 11 भी रह सकते हैं। अच्छा, वो ललन सिंह को छोड़ के? नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हो सकता है नीतीश कुमार के करीबी है वो भी साथ आ जाए, नीतीश कुमार के। आज कह रहे हैं ना, आज जो बात कह रहे हैं कोई जरूरी है कि आगे भी वही बात कितना महीना हो गया? सुनिए ना, इंडिया गठबंधन मोदी जी की सरकार बने हुए क्या महीना हो गया? वही गया 6-7 महीने। 6-7 महीना से आप लोग सरकार गिरा रहे हैं। हम लोग सरकार गिरा नहीं रहे। पहली बात, बिहार में सरकार, मैं बार बार कहता हूं, आपके चैनल पर भी कह चुका हूं, बिहार में सरकार नहीं गिरती है, बिहार में विपक्ष गिरता है। हाँ, वही ना, तो विपक्ष गिरा रहे हैं ना भाई। विपक्ष को गिरने की पूरी संभावना है। ये इस बार कब तक, मतलब कुछ आप लोग लग रहा है कि फलाना तारीख तक जैसे कुछ हो जाएगा? देखिए, जो हमें समझ में आ रहा है इस बार विधान, देखिए 2-3 बार से जब बिहार में विपक्ष परिवर्तन हो रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष परिवर्तन भी हो रहा है। डिप्टी सीएम ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष परिवर्तन हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया आप जानते हैं कि जिस दिन से कोई एमएलए नोटिस देगा अविश्वास प्रस्ताव का, कम से कम 10% लोगों का समूह, उसको 14 दिन पूर्व नोटिस देनी होती है। सत्र शुरू होने के 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए। मुझे लगता है कि 28 जनवरी के आसपास पिछली बार हुआ था, अब इस बार मकर संक्रांति के बाद कभी भी होगा। लेकिन एक बात पर मैं मुतमईन हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की डिमांड के आगे नहीं झुकी, अगर नहीं झुकी तो नीतीश कुमार इस बार इस्तीफा देकर विपक्ष परिवर्तन नहीं कराएंगे, इस बार मंत्रियों को बर्खास्त करके कराएंगे। इस बार गवर्नर के पास नहीं जा, नई बात क्या भाई? 13 में किया। हाँ, इस बार मंत्रियों, देखिए इस बार मंत्रियों को बर्खास्त कर उसके बाद फ्लोर टेस्ट हासिल करेंगे और राजद के लोगों को शपथ दिलाएंगे। वो इस बार का खेल दूसरा होगा। इस बार चुनावी साल है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ संतोष जी, आपने देखा होगा कि कैसे 5 बजे सुबह में देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई गई थी राष्ट्रपति शासन खत्म करने के लिए महाराष्ट्र में 2019 में। आपने ये भी देखा होगा कि बिना बहुमत का आंकड़ा दूसरी तरफ था, बिना निर्दलीय के जेडीएस और कांग्रेस की तरफ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता था 7 ही 8 विधायक कम है, चलो शपथ दिला दो अपने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को। दिलवा दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट से फिर समय कम कराया गया तो इस्तीफा देकर गए। इतना दिन नहीं दिया जाएगा फ्लोर टेस्ट के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। इस बार अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री शपथ दिलवा देगी, भले ही वो फ्लोर पर हार जाए। काहे भाई इस्तीफा काहे देगा भाई? मंत्री को बर्खास्त, उनके पास तो ऑप्शन है, मंत्री बर्खास्त कर देंगे सरकार में। 3 बार से उन्होंने इस्तीफा देकर के ही बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराया है। नहीं 3 बार का स्थिति का सिचुएशन अलग था। यही मैं भी कह रहा हूँ। यही मैं भी कह रहा हूँ कि इस बार इस्तीफा देंगे, इसकी गुंजाइश कम है। इतना दूर तक आप लोग सोच रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, मंत्री को बर्खास्त कर देंगे, आरजेडी वाले शामिल करा देंगे, कि भाई 130 सीट इनको राजद इधर देगा। अरे उधर 80 जीतने के लिए 100-105 काफी है। इतना आसान है? लालू यादव को खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है नहीं, देखिए पहली चीज, हम स्थापित गणित से उलट जाकर नहीं सोच सकते। पहली बात, हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो जाए, लेकिन बिहार में मुस्लिम, यादव और कुर्मी
ये 35.3% है, 35% तो यही है। अब इसके ऊपर चुनाव जीतने के लिए 6-7% वोट ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? नहीं 7% वोट तब चाहिए ना जब नीतीश कुमार इधर आ जाए। हाँ, इधर आ नहीं तो जाए। लालू यादव उधर अच्छा, क्या है, नहीं सुनिए ना, लालू यादव अगर अकेले इंडिया गठबंधन इधर इंटैक्ट होकर इधर चुनाव लड़ेंगे तो क्या स्थिति है? 2010 से बेहतर स्थिति होगा क्या? देखिए अगर नीतीश कुमार और भाजपा चुनाव लड़ते हैं, मुझे जो लगता है 2010 वाली स्थिति बिहार में बनने जा रही है अगर नीतीश कुमार और भाजपा लड़ते हैं तो। और तब तो जाहिर 2010 वाली पड़ेगा स्थिति बनेगी, एक मिनट 2010 वाली स्थिति बनेगी तो 140 पर लड़ के 115 जीतने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है, पहली बात। नहीं, 140 बिना नीतीश कुमार के भी 122 के आंकड़े तक एनडीए पहुंच सकता है। अरे भाई पिछले बार कितना सीट दी थी बीजेपी इनको? क्या पिछले बार 122 दी थी? अपने कोटे से 7 माझी को दिए थे, 115 लड़े थे। 15 लड़े थे, बस हो हाँ, गया। उसमें चिराग मॉडल हो गया। नहीं चिराग मॉडल हो जाए चाहे तेजस्वी मॉडल हो जाए, उससे मतलब नहीं है। जो कुछ भी हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हुआ भाई, मॉडल करके क्या तो किए? इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा 74 पर थी। नहीं 115 सीट नीतीश कुमार को देने में बीजेपी को दिक्कत होगा तब तो। क्या नीतीश कुमार भी करते हैं? अभी तो उसी बात को अरे लेकर 115 में नीतीश कुमार 80 पार करेंगे तो भाजपा 110 में 90 पार करेगी, 95 पार आप करेगी। में बैठ के जो है ना यही कैलकुलेशन कीजिए, लोकसभा में पार कर गए। देखिए लोकसभा चुनाव में अगर राजद गलती नहीं करता तो तय मानिए कि बिहार में 18-20 सीट तक इंडिया अलायंस भी पहुंच जाता। तो बस तो हो गया, राजद गलती करेगा जो गलती करता है। विधानसभा चुनाव में वोटर्स के ऑब्जेक्टिव दूसरे होते हैं। बिहार का 50% वोटर, सब सब्जेक्टिव देखिए सामने पिछले बार 2020 में संतोष जी, सफल हो गया, इस बार संतोष जी हमें भी तो बोलने दीजिए, अब बोलने के लिए ही हम आपके साथ बैठे हैं ना, तो हमें बोलने दीजिए। बिहार में देखिए, बिहार में वोटर का 50% हिस्सा, जो वोट डालने वाला वोटर है उसका 50% हिस्सा इस आधार पर वोट करता है कि उसके उस 50% के बड़े तबके को, किसी को राजद की सरकार आने से दिक्कत है, किसी को भाजपा की सरकार आने से दिक्कत है, और उस बीच में नीतीश कुमार एक चॉइस है कि चलो इन दोनों से बेहतर है। अब नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई के कामराज है, ऐसी बात नहीं है। 2005 से 10 का शासनकाल हम मान सकते हैं कि बहुत बेहतर था भी। अरे आप लोग मानते रहिए भाई, क्या 2015 से 20 शासनकाल गड़बड़ था क्या? देखिए 2015 से 20, देखिए 5 से 10 वाला दर्शन कभी नहीं हुआ है। नहीं छोड़िए ना, आप लोग विश्लेषण करते रहिए। 2020 से 25 में प्रॉब्लम जरूर हुआ उसमें, लेकिन बाकी शासन काल में वो अपने तरीके से जो चीजें हुई वो चलाई है। हमारा एक ही सवाल है, आखिरी सवाल है, जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई 90 को जीत जाएगा बीजेपी, 80 को जीतेंगे, भ्रम में जी रहे हैं ना। दिल्ली में बैठ कर ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर बिहार की जनता को समझ में आ जाएगा कि बीजेपी कुछ गच्चा करने वाला है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में काहे बराबरी पर छूट गया मामला, सोचिए। देखिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में बिल्कुल सही बात, लेकिन विधानसभा चुनाव में चुनाव बहुत स्थानीय हो जाता है। मुश्किल है भाई, विधानसभा में जिनके पास लीडर नहीं है कोई। पार्लियामेंट के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य था। विधानसभा में क्या हकीकत ये है कि नीतीश कुमार के पास पार्टी नहीं, जो पार्टी है कागज पर है, उसका संगठन हम नीचे देखते हैं बहुत मजबूत नहीं है, कुछ एक जगह छोड़कर। 2005-10 में था संगठन क्या? और भाजपा के पास क्या है, लीडर नहीं है, नीतीश कुमार के पास पार्टी नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। आरजेडी के पास बेस वोट है लेकिन फिनिशिंग टच देने लायक वोट नहीं है। राजद के पास क्या है, राजद के पास राहुल द्रविड़ है, रन बना के जिताने वाला, जीत के करीब पहुंचाने वाला, लेकिन फिर यूसुफ पठान नहीं है। भाई 4 मुसलमान इनको छोड़ रहा है, 4 सीट के उपचुनाव में समझ में आ गया इनको। इनकी बेचैनी यही है ना कि हमारी वापसी कैसे होगी। और ये जो मुसलमान छोड़ के भाजपा की तरफ नहीं जा रहा है, नीतीश कुमार की तरफ ही जा रहा है ना। बयान में जो कंट्राडिक्शन आया है आज भी, उसका कारण वही है। लेकिन हमें लगता है कि इसका कारण ईडी है। को समझ रहे हैं कि बेटा तुम, हमें लगता है इसका कारण ईडी है, लैंड फॉर जॉब का केस है। नहीं ईडी क्या कर लेगा भाई? कौन केस में इसको अभी तेजस्वी को क्या होने वाला? आप लोग गजब बात करते हैं। देखिए कर कुछ नहीं लेगा, परेशान करेगा। क्या कौन केस में? तेजस्वी यादव, बिल्कुल सही बात है कि तेजस्वी यादव एक साफ सुथरे नेता हैं, ठीक ठाक काम किया डिप्टी सीएम थे, तो तेजस्वी यादव पर जो भी बैगेज है उनके पिताजी के कार्यकाल का है। सुनिए, अब जो कुछ भी लीगल प्रोसेस था सब तो हो गया ना, चार्जशीट दाखिल हो गया, अब अपना ट्रायल का प्रोसेस चलेगा। मोदी जी के कहने से थोड़े ट्रायल 10 दिन में हो जाएगा,
उसका जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस में जाएगा। तो ईडी, सवाल ईडी का हो या जो भी आप कह रहे हैं, सवाल है कि ईडी बात की बात है। लालू यादव जानता है कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके का तेजस्वी बयान दिए, उस बयान से आरजेडी को नुकसान होगा। हमेशा सेकुलर फोर्स जो है को ये भ्रम पैदा करके रखना है कि नीतीश कुमार को हम, अरे आपका औकात क्या है? बिना नीतीश का जो है जीत जाइएगा वहां से, राघोपुर से। इस बार अगर खेला हो गया तो देखिएगा राघोपुर में हारेगा 20,000 वोट से तेजस्वी। अभी हार देखा नहीं। खैर इतना माइक्रो एनालिसिस तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है, अरे आपको क्या, राबड़ी देवी हारी है ना? हारी है, वहीं से हारी है ना। तो हारने के लिए तो नीतीश कुमार भी हारे हैं, हरनौत में ही हारे हैं, तो वो तो अलग बात है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं, बहुगुना हारे हैं, सब हारे हैं। नीतीश कुमार उस समय नेता नहीं थे जिस समय में हारे थे। राबड़ी देवी उस समय में बिहार की मुख्यमंत्री रही थी। तो नीतीश कुमार चुनाव भी नहीं लड़े हैं 20 साल से। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद लड़े कहाँ हैं? लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? लड़ने की जरूरत क्या है भाई? वो तो लड़ा के जिता रहे हैं। अब लड़ने क्या मतलब, ऐसा थोड़ी है कि अपने उतर जाएंगे मैदान में तो कोई हरा देगा। हम ये तो कतई नहीं कह रहे कि हरा देंगे। जिसके सर पे हाथ रखते वो विधायक बन जाता है। हाँ। लेकिन सवाल चलते चलते एक ही बात कहते कि अभिषेक जी, आप लोग जितना कह रहे हैं इसका गणित हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उसके पीछे अच्छा कोई आज से नहीं, जब से इंडिया गठबंधन टूटा, मतलब मोदी जी सरकार बने, अब नीतीश गए, अब नीतीश गए, अब नीतीश गए, तो 14 तारीख के बाद मतलब हम लोग मान लेके चल जाएंगे। देखिए, परिस्थिति राजनीतिज्ञों के हालात को तय करती है। आज की राजनीति उत्तर विचारधारा काल में है, पोस्ट आइडियोलॉजिकल एरा में है। आज कोई लेफ्ट फ्रंट को छोड़कर कोई भी गठबंधन विचारधारा के आधार पर नहीं होता है, वोटों के अंक गणित के आधार पर होता है। बहुत साफ सी बात है, इसमें कोई कहीं दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साथ रखा है, चिराग पासवान को साथ रखा है। देखिए, अब दही चूड़ा स्वाभाविक है, दही तो यदुवंशी भाइयों के यहाँ ही बढ़िया बनती है, उससे बढ़िया दही तो कहीं नहीं मिलेगी। इस बार हो रहा क्या? है, इस बार लालू यादव चूड़ा दही का भोज दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। चलिए, तो पटना में आप लोग हैं तो आप लोग को दही का अंदाजा मिल जाएगा। चलिए, कि दही बढ़िया उन्हीं के यहाँ से होती है। और हाँ, दही चूड़ा का इस बार आप देखना है कि टीका राबड़ी जो है दही का लगाते हैं कि किसका टीका लगाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभिषेक जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभिषेक जी दिल्ली से थे। इन लोगों का मानना है कि लगातार जब से मोदी की सरकार बनी है, हर दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती रहती है कि नीतीश कुमार अब गए, अब गए, अब गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जाने का वजह क्या है, और लालू और तेजस्वी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उस बयान का मतलब क्या है। उसी बयान से समझा जा सकता है कि नीतीश फिलहाल कहाँ किसके साथ रहने वाले हैं। और लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नीतीश क्या उस मानसिक स्थिति में है कि फिर से वो एक अलग तरीके की राजनीति का लेने का फैसला ले ले। चलिए, इससे खास सीधी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।